Hello friends, myself Jaivir Shah and today I am going to cover about subroutine in computer aided manufacturing. So here is my topic subroutine. Uh, CNC प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग में सबरूटीन प्रोग्राम क्या होता है, पहले तो हम उसकी थियरी डिस्कस करेंगे। बहुत स्लोली डिस्कस करूंगा मैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, ताकि इसकी ज़रूरत हमें पता चल पाए, ताकि आप इंडस्ट्री में जब भी जाए तो सब रूटीन का जो फंक्शन है वो आप अप्लाई कर पाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सीएनसी सिम्युलेटर के अंदर भी हम सब रूटीन को डाल के, सब रूटीन प्रोग्रामिंग को डाल के चेक करेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ सही में वहाँ पर दिख रही है, वो चीज़ सही में हो रही है कि नहीं हो रही। पढ़ाई करने के टाइम पे अगर ये बात आपसे चूक हो गई कि आपने पढ़ाई तो कर ली, सब रूटीन प्रोग्रामिंग क्या होता है वो तो जान लिया, बट अगर मैं आपको सीएनसी मशीन दे दूं और तब जाके आपको ऐसा लगे कि नहीं यार यहाँ पर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई में कुछ गलतियां की है वो नजर आएगा। तो आज का जो मेरा ये टॉपिक है आप ध्यान लगा के पढ़िएगा, क्योंकि ना ही सिर्फ आपको ये पढ़ाई में अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है एग्जामिनेशन में, बट इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी आपको करवा सकता है। तो सबसे पहले किसी भी चीज को समझने से पहले उसकी नीड समझिए। सब रूटीन की नीड क्या थी, क्यों सब रूटीन आया, व्हाट इज द नीड ऑफ सब रूटीन। सब यानी किसी के अंदर, सब यानी सब डिवीजन, सब यानी एक प्रोग्राम है तो प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम, और रूटीन यानी बार बार होने वाली चीज। जैसे कि रूटीन वाली हमारी एक्टिविटीज क्या क्या होती है, सुबह उठ के मैं हर हर डेली यानी हर टाइम ब्रश करता हूँ, सो दैट इज माय रूटीन एक्टिविटी कि मैं ब्रश करता हूँ हर सुबह उठ के। तो दैट्स वाई अगर प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक स्टेप जो बार बार रिपीट हो रहा है तो उस स्टेप का प्रोग्राम को आप क्या कहेंगे, सब रूटीन ऑफ दैट प्रोग्राम। अब सब रूटीन कैसे लिखेंगे ये क्यूरियोसिटी होगी आपके दिमाग में, काफी स्टूडेंट के दिमाग में। काफी स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा होगा कि ये सब रूटीन होता क्या है। तो चलिए पहले लोअर लेवल का क्वेश्चन सोल्व करते हैं, यानी सब रूटीन एग्जाम्पल क्या सब रूटीन का, कुछ फिगर बने, कुछ फिगर से हमें समझ में आए तो हम समझ पाए कि ओके सब रूटीन ये कहना चाहते हैं सर। तो चलिए मैं यहाँ पर एक वर्क पीस लेता हूँ, ये मैंने एक रैंडमली एक वर्क पीस ले लिया। ये वर्क पीस के अंदर का भी सारा मटेरियल वही रहेगा, तो मैंने पूरा कलर उसी का बनाना है, तो ये पूरा मेरा वर्क पीस बन गया, जिसकी कुछ लेंथ है, कुछ विड्थ है और कुछ थिकनेस है। अब ये वर्क पीस में मुझे स्लॉट्स कट करने हैं, और स्लॉट्स कैसे कट करने हैं, तो मुझे इस वर्क पीस के अंदर 20x20 के ये एक, ये दो और ये तीन, ऐसा ही समझिएगा कि तीनों के तीनों सेम आइडेंटिकल स्लॉट्स कट करने हैं, आइडेंटिकल स्लॉट्स कट करने हैं। स्लॉट बनाना है, जगह बनानी है उसके अंदर, तो उसको भी मैं पूरा यहाँ पर ब्लॉक बना देता हूँ। ये तीनों के तीनों एक जैसे ही है, यानी तीनों की स्क्वायर बॉक्स है, तो समझ लीजिए कि आप 20x20 मिलीमीटर के
ये स्क्वायर बॉक्स बनाना है। चलिए कुछ ना कुछ डायमेंशन लिखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ का डायमेंशन देते हैं, ये एक डायमेंशन देते हैं। ये डायमेंशन हम समझ के चलते हैं कि ये डायमेंशन है 120। कितना है ये? 120 मिलीमीटर। वर्टिकल डायमेंशन भी ले लेते हैं, तो ये रहा वर्टिकल डायमेंशन, ये भी कितना है? 120 मिलीमीटर। एक एग्जाम्पल ही लेना है, आपको समझ में आए इसीलिए दोनों के डायमेंशन इक्वल रखे, 120 बाय 120। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़े हो तो इस तरीके से एरो तो बनना ही चाहिए ताकि लिमिट पता चले कि कितने बाउंड्री पे ये 120 डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। और हम केम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें थिकनेस भी लिखनी होगी। सो थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्कपीस इज 10 मिलीमीटर। अब हमें इतना तो डिफाइन कर दिया, तो हमें साथ साथ में और क्या डिफाइन करना होगा? ओरिजिन। तो ओरिजिन आप ऐसा मानिए कि जो ये लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट साइड बॉटम है जो यहाँ, उसको हम ओरिजिन समझते हैं। चलिए यहाँ पर बन गया ओरिजिन, ये ओरिजिन बन गया। तो हमारा जो वर्कपीस ओरिजिन है वो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर है। बॉटम कॉर्नर यानी थिकनेस में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ये अगर किसी को स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है थिकनेस में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, तो उनके लिए मैं समझा दूं। मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहां पर, 3D डायग्राम। समझ में आ जाएगी चीज यहां से। ओके, अब देखिए ये जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर है, अगर ये लेंथ 120 है और ये विड्थ 120 है, तो मैंने तो अभी तो यहां पर बनाया है ओरिजिन, करेक्ट। बट एक्चुअल ओरिजिन है कहां पर वो बता देता हूं मैं आपको। एक्चुअल ओरिजिन यहां पर है, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर इसे कहते हैं। तो आई थिंक कि जिन लोगों को भी डाउट होगा कि लेफ्ट बॉटम कॉर्नर किसको कहते हैं, तो वो डाउट तो अभी क्लियर हो गया है। यहाँ पर कोई डाउट की गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। डाउट सिंपली क्लियर हो गया है कि लेफ्ट बॉटम कॉर्नर किसको कहते हैं। तो यहां से एक्स डायरेक्शन यानी ये सारी डायरेक्शन, यहां से वाई डायरेक्शन यानी ये सारी डायरेक्शन, और यहां से जेड डायरेक्शन यानी ये सारी डायरेक्शन। तो जो प्लेन दिखेगा हमें टॉप व्यू से, जो प्लेन दिखेगा ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू से जो हमें प्लेन दिखेगा उसमें कौन कौन सी डायरेक्शन होगी? एक्स एंड वाई। और टॉप व्यू में से हम ऊपर या नीचे जाएंगे तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी? जेड डायरेक्शन। तो आई होप कि इतना चीज आपको समझ में आ रहा है। ये बहुत इजी वाला स्टेप है, इसको समझना ही होगा आपको। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ये तीनों के तीनों जो स्क्वायर है वो 20 बाय 20 मिलीमीटर के हैं। तो मैं इसका भी एक डायमेंशन एक में लिख देता हूँ, कोई भी एक जगह पर मैं लिख देता हूँ 20। हियर इट इज 20 बाय 20, सिमिलर 20 और 20 तीनों है, मगर तीनों की प्लेसमेंट, तीनों की पोजीशन वो अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर जो पोजीशन है, यहाँ पर जो पोजीशन है, ये फर्स्ट यहां से लेके यहां तक वो है 10 मिलीमीटर इन एक्स डायरेक्शन, और नीचे से भी है जैसे कि 10 मिलीमीटर इन वाई डायरेक्शन, और 20 मिलीमीटर का तो खुद है। यानी ये पॉइंट कितने पॉइंट पे आएगा? ये जो पॉइंट है उस पॉइंट का एक्चुअल एक्स पोजीशन एंड वाई पोजीशन क्या होगी? तो ये जो रेड पॉइंट है वो रेड पोजीशन, रेड पॉइंट की पोजीशन होगी। अगर मैं इस पॉइंट को ए कह देता हूं तो ये ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स होंगे x10 एंड y10। ओके, फिर
20 मिलीमीटर बाय 20 मिलीमीटर का ब्लॉक एक कट करना है। बाद में वापस हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जो पोजीशन है, यहां तक की पोजीशन क्या हो गई, एक्स का डायमेंशन हो गया 30। अब ये जो है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, 10, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी 10। तो अब बताइए मुझे कि यहाँ के पॉइंट का, अब यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद अगर मैं इस पॉइंट को बी पॉइंट कहता हूँ, मैंने आपको बता दिया कि ये जो लास्ट पॉइंट है वहां से हॉरिजॉन्टली भी 10 मिलीमीटर ये बाहर है और वर्टिकली भी बाहर है, तो बी पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि आपने ये लेक्चर अटेंड किया है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे 10 प्लस 20 30 प्लस 10 40 40 एंड 40, ये हो गए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब हम समझते हैं इसको भी आगे निकाल के यहाँ पर सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 40 प्लस 20 60 60 प्लस 10 70 एंड 70। तो हमें हर बार ये पॉइंट्स में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये ओरिजिनेशन पॉइंट है। इस ब्लॉक को बनाने के लिए ए बी और सी पॉइंट्स जो है वो ओरिजिनेशन पॉइंट्स है, वहां पर टूल को हमें इंसर्ट करना है और फिर उसको आगे बढ़ाना है। ओके चलिए, तो अब हम सब रूटीन प्रोग्राम यहाँ पर पहले लिखते हैं, फिर हम सब रूटीन प्रोग्राम को सीएनसी सिम्युलेटर में डाल के भी देखेंगे कि किस तरीके से हम जो लिख रहे हैं वो क्या सही में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं इसको। पहले हम क्या लिखेंगे, कोई भी पार्ट प्रोग्रामिंग आपको स्टार्ट करनी होती है या कोई भी पार्ट प्रोग्रामिंग आपको लिखनी होती है तो कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इनपुट्स होने चाहिए, जैसे कि क्या क्या इनपुट्स। सबसे पहला इनपुट होना चाहिए हमारे पास कि वर्क पीस का डायमेंशन क्या है बिफोर स्टार्टिंग दी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि वर्क पीस का डायमेंशन है 120 बाय 120 बाय 10। ओके, सेकंड क्या रिक्वायरमेंट है, सेकंड रिक्वायरमेंट है कि कौन सा टूल हमें यूज करना है, कौन सा टूल हमें यूज करना है। और अगर आप इनिशियल लेवल पे हैं, अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, तो सबसे पहली कंस्ट्रेंट आपके पास होगी कि कितने डायमीटर का टूल हमें यूज करना है, कितने डायमीटर का टूल यूज करना है। तो मैं यहाँ पर डायमीटर ऑफ द टूल भी दे देता हूँ। टूल का डायमीटर है, चलिए 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर डायमीटर का टूल है, मिलिंग टूल है। ओके, और तीसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ पर वर्क पीस ओरिजिन है, यानी प्रोग्राम ओरिजिन कहाँ पर है, हमें प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर दिया गया है प्रोग्राम ओरिजिन, यहाँ पर देखिए ये प्रोग्राम ओरिजिन है। तो अब हमें ये प्रोग्राम ओरिजिन को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ तो चीजें लिखनी होगी जिससे हमें पता चले कि हम प्रोग्राम में सही डायरेक्शन में है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी पता नहीं है कि फीड कैसे देते हैं, स्पीड कैसे देते हैं, तो चलिए थोड़ा थोड़ा उसका नॉलेज भी रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर G90 लिखूंगा मैं। G90 यानी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग को कहा जाता है G90। G90 के साथ में लिखूंगा G74। अब G74 क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जब आपको CNC सिम्युलेटर पे सिम्युलेट करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि G74 किसके लिए यूज होता है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अब इतना करेंगे तो पार्ट प्रोग्रामिंग किसमें है वो पता चल गया। और हमारा सपोज टरेट, ये जो डायमीटर का टूल है वो
टरेट नंबर 1 के अंदर है तो हम उसको भी कॉल करवा लेते हैं कि M06, ये टूल को कॉल करने के लिए है, T01, यानी ये टूल हमारे पास आ जाएगा। तो टूल को कॉल करवा लिया है, उसके बाद में क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्पिंडल को किस रोटेशन में घुमाना है। ये एज पर मटेरियल स्टैंडर्ड वैल्यूज रहती है, स्टैंडर्ड चार्ट की वैल्यूज रहती है और कंपनी के अंदर ये चार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, जिसमें से आपको स्पिंडल को क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है वो देखना होगा। मैंने यहाँ पर M03 कोड यूज किया है, यानी मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ और क्लॉकवाइज कितनी स्पीड के साथ घुमा रहा हूँ, 1000 स्पीड के साथ। तो ये मेरा अप्रोक्सीमेशन है, आपको इंडस्ट्री में काम करते वक्त इसका चार्ट लेना पड़ेगा। ये वर्कपीस कौन सा है और टूल किस मटेरियल का बना हुआ है, उसके हिसाब से स्पीड सेट होगी। मैं जानता हूं कि आपको ये अभी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट कूल डाउन, आप ये नोट करके रख दीजिए कि जेवियर सर ने इतना बताया है। मैं आपको 110% इसका एग्जाम्पल सहित मैं आपको करवाऊंगा कि किस तरीके से स्पीड निकाली जाती है, बट फिलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है। मैंने ऑलरेडी इस पे एक लेक्चर ले लिया है, एक लेक्चर में समझा दिया है, तो फिलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम इसको प्रोग्रामिंग के अंदर ही जाने देते हैं। चलिए, अब हमने टूल भी कॉल करवा लिया, हमने एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग भी रख ली, हमने फीड भी दे दी। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें टूल को यहाँ पर लेके आना है, कहाँ पर, ए पॉइंट पे लेके आना है। तो मैं कैसे लेके आऊंगा, रैपिड मोशन से लेके आऊंगा, G00, यानी कि जब टूल वर्कपीस को टच नहीं कर रहा है। अब ये क्या बात हो गई, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए, जैसे कि एक बक्सा है, ओके, बक्से के एक पॉइंट से टूल को दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो टूल ऐसे भी तो जा सकता है कि पहले एक्स एक्सिस में जाए, फिर वाई एक्सिस में जाए और यहाँ पर पहुंचे, और टूल डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर भी जा सकता है। तो कौन से पाथ में, अगर मैं इस पाथ को पाथ नंबर ए कहूँ और इस पाथ को पाथ नंबर बी कहूँ, तो कौन से पाथ से रैपिडली पहुंच जाएगा, यानी जल्दी पहुंच जाएगा, तो आंसर होगा आपका कि पाथ नंबर बी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो पाथ नंबर बी से जल्दी पहुंचेगा, बट अगर ऑपरेशन नहीं करना है तो, यानी कि कोई भी बीच में ऑब्स्टेकल नहीं है तो G00 कोड जब हम यूज करते हैं तब हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि टूल और वर्कपीस एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं G00 X10 Y10, और Z की वैल्यू 10 मिलीमीटर थिकनेस है, तो मैं Z की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा 11 या 12 मिलीमीटर, थोड़ा सा उससे ऊपर रखूंगा। इज इट क्लियर? ओके, चलिए मैं इसको रब कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। रब करने की क्या जरूरत है, चलिए ना आगे बढ़ते हैं, जगह जब होगी तब देखा जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमारा टूल यहाँ पोजीशन पे है, ए पॉइंट की पोजीशन में है। अभी हमें टूल को इंसर्ट करना है, अंदर इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे G01। अब 01 लिया क्योंकि हम टूल को इंसर्ट करने जा रहे हैं वर्कपीस के अंदर, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ लिखना होगा Z5। मैंने आपको बताया था कि बॉटम में, वर्कपीस के बॉटम में ओरिजिन है, यानी वर्कपीस में Z5 लिखेंगे तो वर्कपीस 10 मिलीमीटर थिकनेस का है, तो Z5 रखा तो 5 मिलीमीटर तक टूल अंदर चला जाएगा वर्कपीस के। ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके वापस सुन लीजिएगा। ओके, तो अब टूल अंदर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है एक्स डायरेक्शन में 20 मिलीमीटर। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स याद नहीं रखने हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा G91, यानी अब सब कुछ इंक्रीमेंटल में हो गया। अब हमें ओरिजिन को याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारी पोजीशन को याद रखने की जरूरत है। तो फिर मैं यहाँ पर रखूंगा G01 X20। पॉइंट कहाँ पर आ गया, पॉइंट यहाँ पर आ गया, टूल घूम के यहाँ पर आ गया।
फिर लिखेंगे हम वापस G01 Y20, फिर वापस लिखेंगे, अब टूल यहां पर आ गया, फिर वापस लिखेंगे G01 X-20। अब टूल यहां से यहां तक आ गया, अब हम लिखेंगे G01 Y-20। तो अपना टूल वापस ए पोजीशन पे आ गया, बस। तो हमारा ये काम खत्म हो गया। ओके, ये मशीनिंग हो गई क्या? जी हाँ, अभी तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि डायमीटर देखिए, डायमीटर है 6 मिलीमीटर का, टूल का डायमीटर है 6 मिलीमीटर का, और आपने कितना कट दिया? आपने कट दिया, समझ लीजिए कि आपने कट दे दिया है एक बार कट दे दिया तो क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ 6 मिलीमीटर की थिकनेस की सारी चीजें कट होगी यहाँ से, 6 मिलीमीटर की थिकनेस की। तो उससे क्या होगा? तो अंदर अभी भी ये जो है ना ब्लॉक, वो अभी भी इस तरीके से दिखेगा, अंदर वाला ब्लॉक दिखेगा, अंदर वाला ब्लॉक कट नहीं हुआ है। तो आपको वापस क्या करना पड़ेगा? अभी ये ए पोजीशन पे है, तो ए पोजीशन से भी अंदर लेके जाना पड़ेगा। 6 मिलीमीटर का टूल है, तो आप समझ लीजिए कि 5 मिलीमीटर अंदर लेके जाइए। मैं आपको समझाता हूँ, इजीली समझाता हूँ। ये जो आपका बॉक्स है 20 बाय 20 मिलीमीटर का, उसके ऊपर पहली बार जब टूल चला तो टूल ने क्या किया? टूल ने बस इतना ही पाथ कवर किया, देखते जाइएगा, इतना ही पाथ कट किया है। तो अभी भी अंदर का पार्ट बाकी है। तो उसके लिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, अंदर के पार्ट को कट करने के लिए, अगर ये अंदर का पार्ट है, इस अंदर के पार्ट को कट करने के लिए अब हमें टूल अभी कहां पर है? यहां पर है, इस पोजीशन पे है। यहां पर भी देख लीजिए, इस पोजीशन पे। तो यहां से मैं टूल को उठाकर यहां पर लेके आता हूं। कहां पर लेके आता हूं? इस पोजीशन पे लेके आता हूं। तो क्या करेंगे हम उसके लिए? डायरेक्टली हम यहाँ पर लिखेंगे G01, और यहाँ से उठ के आगे चला गया, 5 मिलीमीटर तक अंदर आ गया। तो कैसे लिखेंगे हम? इंक्रीमेंटल में है तो हमें कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर X5 और Y5। अपने आप वो उठ के इस पोजीशन पे चला जाएगा, अपने आप वो उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब हम टूल का डायमीटर, अगर मैंने टूल का डायमीटर ये तो 6 रखा था, इसीलिए हमें, अगर 20 मिलीमीटर का है तो हमें 5-5 मिलीमीटर के 4 बार ये प्रोग्राम करने पड़ेंगे, 4 बार। चलिए, मैं टूल का डायमीटर हम चेंज कर सकते हैं, तो मैं टूल का डायमीटर 6 की जगह पर 11 या 12 लिख देता हूँ, 10 नहीं रखता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि 10 का 2 बार किया तो 20 हो जाता है, तो वहां पर टूल की जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो मैंने 11 डायमीटर का टूल रख दिया है। तो अब 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा कंप्लीटली वेनिश हो जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और मुझे पूछिए कि ये सर आप ये क्वेश्चन कीजिए कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको वापस समझाऊंगा। मगर जब मैं ये करूँगा ना, आपको ये CNC सिम्युलेटर पे दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, तो G01, अगर हमारा टूल का डायमीटर है 10 मिलीमीटर, तो फिर हमें यहाँ पर भी 10 मिलीमीटर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? X5 Y5 की जगह पर X10 Y10। उसको करने के बाद क्या करना है? वापस हमें यहाँ से G01 X10, X में 10 मिलीमीटर आगे बढ़ना है, G01 Y10, G01 X-10 एंड G01 Y-10, यहां तक लेके आना है। यानी कि हमारा कंप्लीटली ये चीज निकल गई, कंप्लीटली यहां से चीजें खत्म हो गई।
अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे G01 और क्या लिखेंगे यहाँ पर Z11 या 12, यानी Z में हमने टूल को ऊपर उठा लिया। फिर हमें जो नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा B पॉइंट, वहां पर जाएंगे। कैसे जाएंगे, G00 लिखेंगे। G00 लिख के हम जाएंगे कहाँ पर, X। अब यहाँ पर हमें वापस एब्सोल्यूट में आना है, तो क्या करेंगे, बीच में G90 लिख देंगे। G90 लिखे यानी एब्सोल्यूट में आ गए। तो अब हमें कोऑर्डिनेट पे जाना है, कहाँ पर जाएंगे, X 10 + 20 30 एंड 40, X 40 Y 40। तो अब हम कौन से पॉइंट पे आ गए, पॉइंट नंबर B पे आ गए। अब हमें वापस वही प्रोग्राम कहाँ से आगे लेना है, जब हम A पॉइंट पे थे वहां से आगे लेना है। जब हम A पॉइंट पे थे यानी कहाँ से, इस लाइन से, देखिए इस लाइन से हमें प्रोग्राम, इसके नीचे वाला प्रोग्राम पूरा का पूरा हमें डिट्टो टू डिट्टो यहां तक कॉपी करना है, बरोबर। तो मैं यहां पर एक लाइन इंसर्ट करता हूं। क्या इंसर्ट करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं O, मैं यहां पर लिखता हूं O 1000 O1000 मैंने लिख दिया। इस प्रोग्राम के ऊपर वाली लाइन पे मैंने लिख दिया O1000। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, O1000 यानी सब रूटीन ऑफ द प्रोग्राम। और हमें इस प्रोग्राम को एंड भी करना होगा, तो कहां पर एंड करेंगे हम, यहां पर जहां पर ये खत्म हो रहा है। कैसे एंड करेंगे, M17 से, M17 से इसको एंड करेंगे। और जैसे ही हमने एंड किया तो ये प्रोग्राम बन गया, सब रूटीन प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम बन गया। अब इसको जब भी हमें कॉल करना है तो ध्यान रखिएगा, एक तो M17 का यूज हुआ, O का यूज हुआ, अगर हमें इसको कॉल भी करना है तो कैसे करेंगे, M98 से। अब हमें यहाँ से M98 से प्रोग्राम को कॉल करना है। कौन सा प्रोग्राम कॉल करना है, P1000। वहां पर हमें लिखा है O1000। O का सिर्फ सब रूटीन करने के लिए यूज होता है, बट एक्चुअली जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो O के पीछे का जो नंबर होता है वो प्रोग्राम का नंबर होता है, तो लिखा जाता है M98 P1000। और इसको कितनी बार करना है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, तो उसके लिए आप L का यूज कर सकते हैं पीछे। तो हमें तो एक ही बार करना है, तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें 2 बार करना होता यही प्रोग्राम, 2 बार इसी पॉइंट पे रिपीट करना होता सरफेस फिनिशिंग ज्यादा करने के लिए, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर L2। बट फिलहाल हमें कोई जरूरत नहीं है, हम एक ही बार करके देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, तो वापस ये प्रोग्राम होगा, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि बी पॉइंट पे ये प्रोग्राम हो गया, यानी ये भी जो पूरा है ब्लॉक वो निकल गया और टूल बी पोजीशन पे आ गया, ऊपर उठ के 12 मिलीमीटर पे। तो फिर से हमें क्या करना है, फिर से हमें जाना है G00। अब हमें सी पॉइंट पे जाना है, तो सी पॉइंट कहां पर था, याद कीजिए थोड़ा सा, 40 + 20 60 + 10 70, X 70 Y 70। मगर क्या लिखना पड़ेगा इसके ऊपर, हमें लिखना पड़ेगा G90 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग हमने नहीं लिखा है प्रोग्राम के अंदर, इसीलिए। तो G90 लिखा, यानी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में X 70 Y 70 पे आ गया हमारा कर्सर, यानी कि हमारा जो टूल है वो कहां पर आ गया, हमारा टूल सी पोजीशन पे आ गया है। अब हम सी पोजीशन से आगे बढ़ेंगे, तो कैसे बढ़ेंगे, सी पोजीशन पे हमें क्या करना होगा, कॉल करेंगे प्रोग्राम को M98 P1000। हो गई बात खत्म, तीसरा वाला ब्लॉक भी हमारा बन गया। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तीसरा वाला ब्लॉक भी हमारा बन गया, तीसरा वाला ब्लॉक बन गया, यानी यहाँ पर लिख दीजिए M30 एंड ऑफ द प्रोग्राम। हो गई बात खत्म। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं बाय यूजिंग केम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम जाते हैं केम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे। तो फ्रेंड्स मेरे पास जो CNC सिमुलेटर है उसका नाम है CNC सिमुलेटर प्रो। इसका फ्री वर्जन ऑनलाइन अवेलेबल है और आपको बस मिनिमम रजिस्ट्रेशन करके
वो फ्री वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं, मगर फ्री वर्जन में आपको लेथ एंड मिलिंग यही दोनों मशीन मिलेंगे, बाकी के मशीन नहीं मिलेंगे। मगर आप इसका प्रो वर्जन भी परचेज कर सकते हो, उसको कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट बन के। बट यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलेगा, यहाँ से हमें समझने को मिलेगा कि अगर हम कोई भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं कोई भी सही वाला सीएनसी मशीन पे, तो क्या हम कोई गलती ना कर बैठे, उसके लिए आपको ये सिम्युलेटर इंस्टॉल करना चाहिए। अगर आपको इंस्टॉलेशन पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, मैं श्योरली इंस्टॉलेशन पे वीडियो बना के आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें पहले वर्कपीस डालना है कि वर्कपीस का डायमेंशन हमें पता है, तो वर्कपीस को हम ऐड करते हैं यहाँ पर। और टूल का भी बताया हम ना, तो टूल का भी डायमेंशन देखते हैं। टूल का देख लीजिए आप, यहाँ पर कितना डायमीटर है, 5.5 डायमीटर है। तो हम इसको एडिट करके कितना डायमीटर कर देंगे, डायमीटर चाहिए हमें 10 या 12, 10 से ज़्यादा चाहिए तो मैं 12 लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो 12 मिलीमीटर का डायमीटर का टूल हमारे पास हो गया। अब हमें वर्कपीस चाहिए, तो वर्कपीस की लेंथ कितनी है, 120 है। यहाँ पर देखिए, अब जो y डायरेक्शन है वो भी 120 है और z डायरेक्शन है वो है 10 मिलीमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो इस वर्कपीस को मैं इंसर्ट करता हूँ। ये वर्कपीस हो गया इंसर्ट, कहाँ पर दिखेगा, देखिए अभी वर्कपीस यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा वर्कपीस। ओके, अब हम टूल को कॉल करवाते हैं। टूल भी तो चाहिए हमें, सिर्फ वर्कपीस से थोड़ी ना चलेगा, सही है ना, यहाँ पर टूल भी तो आना चाहिए। तो चलिए टूल को कॉल करवाते हैं। तो ये आ गया हमारा टूल। मैंने आपको बताया था कि टूल को चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे, टूल के पहले आप कौन सा कोड यूज करेंगे, M06। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जीक्यूट टूल चेंज। तो M06 करके अगर टरेट 1 में हमारा टूल है तो उसको डाल देंगे, ताकि हमारे पास उसी डायमीटर का टूल आए जिस डायमीटर का टूल डिजायर्ड है, जिस डायमीटर का टूल डिजायर्ड है। देख लीजिएगा अभी दोनों चीज आ जाएगी। ये आ गया टूल हमारे पास। अब क्या करना है, टूल आ गया तो टूल को हमें क्या करना पड़ेगा, टूल को हमें घुमाना पड़ेगा। तो M03 स्पिंडल स्टार्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और उसके साथ में स्पीड दे दीजिए 1000। ये है रिवोल्यूशन पर मिनट, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये टूल घूमेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए है। फिर मैंने आपको कहा था कि आप देखिएगा G74 किसके लिए है, G74 है, ओके G नॉट, इट्स माय फॉल्ट, G71 क्या बात है, G94, हाँ G94, हाँ सर, G74 नहीं G94। G94 का मतलब होता है फीड पर मिनट मोड। तो ये टूल जितना चलेगा ना अपना पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट तो है ही, फीड मिलीमीटर पर मिनट मोड में है। तो मिलीमीटर जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा वो पर मिनट के हिसाब से आप इसकी फीड यहाँ पर लगा सकते हैं। तो G94 लगा के मैं F को दे देता हूँ, यहाँ पर समझ लीजिए 100 मिलीमीटर पर मिनट की स्पीड से टूल को चलना है। चलिए नेक्स्ट, अब हमें क्या करना था, मैंने आपको कहा था कि टूल को हमें कहाँ पर लेके आना है। तो G00 फास्ट मूवमेंट में X10 Y10 और Z12 पे लेके जाना है। देखिए अब टूल की मूवमेंट क्या होगी, आ गया टूल यहाँ पर जहाँ पर हमें डिजायर्ड था, X10 Y10 एंड Z12 थोड़ा सा ऊपर है, हवा में है। ओके, अब इसको हमें अंदर डालना है। तो क्या लिखेंगे हम, G01 Z5। अब देखिएगा कि ये टूल अंदर चला जाएगा होल करने के लिए। अब ऑपरेशन करने के लिए टूल रेडी है। तो अब मैंने आपको क्या कहा था कि हम एक सब रूटीन प्रोग्राम बनाएंगे। अब यहाँ से कि O क्या लिखेंगे, O1000 के अंदर हम क्या लिखेंगे,
उसके अंदर हम लिखेंगे G91। अब हमें इंक्रीमेंटल में चलना है, फिर बस सिंपली हमें ये लिख देना है G01 X20, G01 Y20, G01 X-20 and G01 Y-20। इतना करेंगे तो वापस ये स्क्वायर कट होके यहाँ पर आ जाएगा। आपको हर एक पॉइंट में दिखाता हूँ, हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है वो दिखाता हूँ। चलिए तो हम प्रोग्राम को पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, ये तो हो गया पूरा, मगर मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो फर्स्ट स्टेप, ओहो हो, ऐसा नहीं, हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो ये देखिए फर्स्ट स्टेप यानी वर्क पीस आया, फर्स्ट स्टेप यानी वर्क पीस हमारे पास आया। ओके, आपके सामने मैं वर्क पीस ला देता हूँ प्रॉपरली। ये वर्क पीस हमारे पास आ गया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, टूल हमने कॉल किया। थर्ड स्टेप में हमने एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, यहाँ पर देखते जाइए एक एक लाइन आगे बढ़ रही है। थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, जो हमने एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग दिया और फीड दी टूल को। उसके बाद में हमने क्या किया, X10 Y10 एंड Z12 पे हम टूल लेके आए। तो ये आ गया टूल हमारा। उसके बाद में हमने इंसर्ट किया टूल को वर्क पीस के अंदर। तो ये टूल के अंदर, वर्क पीस के अंदर टूल इंसर्ट हो गया। अब हमने सब रूटीन प्रोग्राम लिखा, उसमें हमने इंक्रीमेंटल वैल्यू डाली और पहले X में 20 मिलीमीटर तक आगे गए। तो ये गए हम X में 20 मिलीमीटर तक, फिर Y में 20 मिलीमीटर तक गए, फिर वापस X में -20 मिलीमीटर तक गए और वापस Y में -20 मिलीमीटर तक आए। तो हमारा टूल वहां पर पहुंच गया जहां पर था। अब हमें आगे यहाँ पर प्रोग्राम लिखने हैं, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो देखते जाइए। अब यहाँ पर हमारे पास 10 मिलीमीटर से ज़्यादा मिलीमीटर के डायमीटर का टूल है और छोटा सा बीच में एक पार्ट बच रहा है, आप देख रहे होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें बस इतना ही करना है कि G01, फिर लिखेंगे हम X10 Y10, यहाँ तक चले जाएंगे, यानी वो पार्ट अप्रोक्सीमेटली निकल जाएगा क्योंकि बड़ा डायमीटर का टूल है इसीलिए। तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखते हैं कि निकल जाता है कि नहीं निकलता है। इज प्रिडिक्टेड कि ये पार्ट निकल गया। तो बस इतना ही प्रोग्राम हमारा हो गया। और इस प्रोग्राम को मैंने आपको कहा था उस तरीके से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अब ये प्रोग्राम में एक तो पहले जेड डायरेक्शन को ऊपर ले लीजिए, G01 जेड 12 मिलीमीटर। तो ये टूल ऊपर आ गया जेड डायरेक्शन में और हमने ये प्रोग्राम को करना है यहाँ पर एंड। सब रूटीन प्रोग्राम को एंड कैसे करते हैं, सब रूटीन प्रोग्राम को M17 से ऐड करते हैं। देखिए लिखा हुआ है रिटर्न फ्रॉम दी सब रूटीन प्रोग्राम, बस ये एंड कर दिया आपने, M17 यहाँ पर लगा दिया है। ऑलमोस्ट हमने पूरा कर लिया है। अब देखते हैं कि प्रोग्राम में आगे क्या लिखेंगे हम। अब ये M17 एंड हो गया तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर हम पोजीशन थी ना हमारी प्रोग्राम की, वहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद में हमें क्या करना है, और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि प्रोग्राम एंड करने से पहले मैं एब्सोल्यूट में डाल देता हूँ वैल्यू को, तो मुझे बार बार एब्सोल्यूट भी ना लिखना पड़े। तो ये मैंने एब्सोल्यूट में वैल्यू डाल दी। अब मुझे कहाँ पर लेके जाना है टूल को, अब मुझे टूल को लेके जाना है G00 और कहाँ पर लेके जाएंगे हम, X30 एंड Y30 पे। ऑलरेडी जेड की पोजीशन 12 मिलीमीटर पे ही है, ऑलरेडी जेड की पोजीशन 12 मिलीमीटर पे ही है, हमें सिर्फ लेके जाना है उस पॉइंट पे। और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये जो G01 हमने Z5 जो टूल को इंसर्ट किया था, वो भी पॉइंट मैं सब रूटीन प्रोग्राम के अंदर डाल देता हूँ ताकि हमें और कुछ लिखने की जरूरत ही ना पड़े। G01 Z5, तो ये सब रूटीन में ही आ गया कि आप यहाँ पर लेके आइए टूल को, बाद में सिर्फ सब रूटीन को कॉल कर दीजिए। कॉल कैसे करेंगे, M98
और कॉल कर रहे हैं हम प्रोग्राम को, प्रोग्राम 1000। यहाँ पर हमने लिखा है O1000, इसलिए प्रोग्राम 1000 को कॉल कर दिया और ये टूल को अंदर डाल के फिर पूरा ऑपरेशन करके वापस बाहर आ जाएगा। फिर हमें कहाँ पर लेके जाना है इसको, जी। चलिए इतना पहले करते हैं, फिर देखते हैं आपको इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। वापस देखते जाइएगा। सबसे पहले वर्क पीस आया, वर्क पीस के बाद टूल आया, टूल के बाद हमने टूल को स्पीड दी। यहाँ पर देखते जाइएगा, ये जो येलो पॉइंट है ना, उसके हिसाब से चल रहा है सारी चीज़ें। उसके बाद हमने G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग की। उसके बाद में टूल को हम लेके आए, कहाँ तक लेके आए, टूल को हम वर्कपीस के बाजू में लेके आए तो टूल आ गया। फिर हमने क्या किया, टूल को इंसर्ट किया, फिर एक्स में विश डायरेक्ट 20 मिलीमीटर, फिर वाई में 20, फिर जेड एक्स में -20, फिर वाई में -20, और जो बीच में बचा पार्ट उसको हमने क्लियर किया x10 y10 देके। फिर जेड डायरेक्शन में हमने टूल को बोला कि ऊपर आ जाओ, तो भाई साहब ऊपर आ गए। अब हमने क्या किया, सब रूटीन प्रोग्राम को एंड कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम टूल को यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं आगे, कहाँ पर, x30 एंड y30 पे। तो ये हमारा टूल x30 एंड y30, नहीं मैंने गलती कर दी, x30 नहीं आएगा, क्या आएगा ऐसा हो गया, x30 नहीं होगा, x40 होगा। 10 + 20 30 + 10 40। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पर डायमेंशन चेंज कर दीजिए, x40 y40, और ये प्रोग्राम पूरा दूसरी बार जैसे यहाँ पर रन हुआ है वैसे ही रन हो जाएगा। दिखा देता हूँ आपको। दो ब्लॉक्स बन गए, हमें तीसरा ब्लॉक बनाना है, और तीसरे ब्लॉक के लिए हमारे पास डायमेंशन क्या क्या है, हमारे पास सिर्फ चाहिए हमें G00 x70 y70, और फिर हमें कॉल कर देना है M98 P1000, और हम एंड ऑफ दी प्रोग्राम भी कर देंगे इसके बाद में। ओके, चलिए देखते हैं कि किस तरीके का हमारा वर्कपीस क्रिएट होता है। तो देखिए कितना छोटा सा प्रोग्राम बन गया बाय यूजिंग दी सब रूटीन प्रोग्राम, और बहुत ही अच्छी तरीके से उसने फंक्शन भी कर दिया है। यानी कि इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद एक बात तो आपकी तय है कि आप आराम से, अगर कोई भी इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आप उनको इतना तो कॉन्फिडेंटली बता ही सकते हो कि सर मुझे सब रूटीन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है आपके पास तो मुझे लिख के भेजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरी टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए थ्रू आउट दी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट्स के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई एम रियली मुझे अच्छा लगेगा आपको मदद करके। अब हम बात करते हैं केम मैन्युफैक्चरिंग में सीएनसी की ट्रेनिंग के बारे में। तो मैंने जैसे ही आपको कहा कि जो भी सीएनसी की ट्रेनिंग करेगा उसके लिए वाइड स्कोप है इन फ्यूचर। तो हमें सीएनसी की ट्रेनिंग मिलती कहाँ से है, सर्टिफिकेशन कोर्स कहाँ से करें हम, तो आप दो अप्रोच कर सकते हैं। नंबर 1 अप्रोच ऐसा है कि आप इंडस्ट्री को कांटेक्ट कीजिए, जैसे कि कोई भी नियर बाय इंडस्ट्री है, जैसे कि मैं मांडवी कच्छ से रहने वाला हूँ, तो मैं जिंदाल सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वहाँ पर पूछूंगा कि क्या आपको सीएनसी ऑपरेटर की ज़रूरत है, तो बोलेंगे कि हाँ ज़रूरत है। तो मैं उनसे ही पूछूंगा कि मैं कहाँ से ट्रेनिंग लेके आऊँ, ट्रेनिंग परस्यू करके आऊँ, कहाँ से मैं सर्टिफिकेशन कोर्स करके आऊँ। तो वो कहेंगे कि आप राजकोट में इस जगह से करके आइए या अहमदाबाद में इस जगह से करके आइए। वैसे ही हर एक स्टेट के अंदर हर एक कंपनी के लिए उनके कुछ चुनिंदा सेंटर होते हैं, उनको पता है कि वहाँ से अगर हमारे पास स्टूडेंट आया तो हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन लोगों ने सिर्फ सर्टिफिकेशन दे दिया तो आप काम करने लगोगे, नहीं फ्रेंड्स। अगर आपने इस तरीके का लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो आपको ट्रेनिंग में भी बहुत दिक्कत आएगी, और ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेशन करोगे तो उसके साथ में मैकेनिकल इंजीनियर होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ में इंजीनियरिंग डिग्री होना बहुत ज़रूरी है।
तो फ्रेंड्स यही था मेरी तरफ से आपको गाइडेंस कि गूगल कीजिए, थोड़ी सी कंपनी को सर्च कीजिए और खुद भी गूगल कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन ये है कि खुद भी गूगल कर सकते हो कि अहमदाबाद में कौन सी अच्छी, अभी तो रिव्यू भी आ रहे हैं इंटरनेट पे, तो आप रिव्यू भी देख के जाइए और साथ में ये भी समझ के जाइए कि किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसके बाद में कहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है, कितने रुपयों की मिल सकती है। सीएनसी को ठीक करने के लिए अगर आप सर्विस कर सकते हो सीएनसी की, अगर आप ये नॉलेज रख सकते हो, ये इलेक्ट्रिकल के लिए भी ओपन है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वालों के लिए भी ओपन है, मैकेनिकल के लिए भी ओपन है, ईसी वालों के लिए भी ओपन है। तो आप अगर इसके अंदर अगर आप डेवलप कर सकते हो अपनी इंटरेस्ट कि किस तरीके से हम सीएनसी को ठीक करें, उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, तो पर आवर बेसिस के बहुत अच्छे प्राइस आपको मिल सकते हैं आफ्टर एक्सपीरियंस। वंस यू आर एक्सपीरियंस यू विल गेट 10,000 रुपीज, ऑल्सो मोर देन 10,000 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन दी कॉस्ट ऑफ दी सीएनसी मशीन जिसको आप ठीक कर रहे हो। तो 10,000 रुपीज पर आवर के चार्जेस आपको मिल सकते हैं यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ा सा एक होमवर्क देता हूँ। लास्ट के 15 मिनट्स है लेक्चर के, 60 मिनट का लेक्चर होता है, 45 मिनट्स इफेक्टिवली आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ आपके लिए। अब आपको करना क्या है, ये तो मैंने 3 ब्लॉक्स बनाए हैं, मुझे यहाँ पर भी ब्लॉक्स चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स चाहिए, टोटल 9 बॉक्स चाहिए इसी डायमेंशन के, 20 बाय 20 के। आप जितना छोटा सा प्रोग्राम बना सके उतना छोटा सा प्रोग्राम बना के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिएगा। आप पहले बना लीजिए अपने अपने हिसाब से, अगर कमेंट सेक्शन में नहीं भेज रहे हैं तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे लिख के भेजिएगा उसका आंसर। मैं वो प्रोग्राम आपके सामने यहाँ पर शो करूँगा रन करवा के कि क्या आपके प्रोग्राम में कोई डिफिकल्टी है या नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो ये होमवर्क करके आइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।